चैप्टर स्टार्ट करना है हमने लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए ये कर लें। चैप्टर नेम इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आपके पास सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है, टॉपिक नंबर 1, दैट इज फोर्स। नाइन्थ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका हमने पढ़ा हुआ था। जब मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन, इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? एक पुश या पुल। फोर्स क्या होता है? एक पुश या पुल जो क्या करता है, किसी रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकता है, किसी मोशन बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, या किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। यानी मेरे लिए इस फोर्स का फंक्शन क्या है? ये पुश है या पुल है जो क्या कर सकता है, कुछ टेंडेंसी रखता है क्या, किसी रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकता है, किसी मोशन बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, या किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इज इट ओके? उसके बाद इसके बारे में और क्या पढ़ना है? ऐसा यूनिट आपको पता है फोर्स के लिए क्या होता है बेटा? न्यूटन। सीजीएस यूनिट हमें पता है बेटा क्या होता है? दैट इज डाइन। इसके बीच में एक रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ उसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का हमें पता है, दैट इज mLT-2। क्वांटिटी ये कैसी होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये बात हमें पता थी। क्लियर? एक अनदर यूनिट होती है फोर्स के लिए, ये याद रखना। ठीक है, फोर्स को आप आगे चल के एक और यूनिट में पढ़ते हैं, केजी वेट कहते हैं इसे, केजी एफ या केजी वेट, किलोग्राम फोर्स या केजी वेट, कुछ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप? जैसे ही आप इसे 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? न्यूटन में। वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी बेटा? न्यूटन में। और जैसे ही न्यूटन वाली वैल्यू में 9.8 से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? किलोग्राम फोर्स में मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास बोला कि आपका वेट है 10 kg F, 10 किलोग्राम फोर्स, तो आपने क्या किया? इसे 10 × 9.8 किया, तो ये क्या आ गया बेटा? 98 न्यूटन। ये मेरा क्या हो गया? फोर्स हो गया। और 9.98 को 98 से डिवाइड कर देंगे तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? 9.8 को अगर मैं सॉरी 98 को मैं 9.8 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास मेरी वैल्यू किस में आ जाएगी? किलोग्राम फोर्स में या केजी वेट में आ जाएगी। ये बात याद रहेगी बेटा। फटाफट से ऐड ऑन करें। डन बच्चों? अब इसमें हम फोर्स को कैसे पढ़ रहे हैं? तो पहले नाइन्थ लेवल पे अगर हम बात करें, नाइन्थ लेवल पे अगर मैं बात करूं आपसे,
क्योंकि इस चैप्टर को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपको करना इजी होगा। एक आपने क्या बोला, एक आपने बोला इसे बैलेंस्ड फोर्स, और एक आपने बोला अनबैलेंस्ड फोर्स। एक क्या है आपके पास, बैलेंस्ड फोर्स, एक आपके पास क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो कहता है इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स इज said to be balanced force, or if resultant of all the forces acting on a body is not equals to zero, then force is said to be unbalanced force। यानी अगर एक बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके नेट वैल्यू को जीरो कर रही है, यानी रिजल्टेंट को जीरो कर रही है, तो उसका मतलब मेरा फोर्स कैसा होगा, बैलेंस्ड। और अगर मेरा रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस नहीं हुआ, यानी जीरो नहीं हुआ, तो उसमें मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा नेचर ऑफ फोर्स कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। जरा फटाफट से राइट डाउन करें। सर आर का क्या मतलब हुआ? आर रिजल्टेंट बेटा, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। जैसे कि मैंने आपसे बोला एक बॉडी है, मैंने इसे 60 न्यूटन से इधर खींचा, आपने 60 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाया, तो मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा, बैलेंस्ड। अब मान लीजिए आपने 60 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाया और 60 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाया, क्या मेरा रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, नो सर। तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। या मैं बोलूं इस डायरेक्शन में आपने क्या लगा दिया, 90 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में आपने क्या लगा दिया, 60 न्यूटन, तो क्या अब ये बैलेंस्ड है, नो सर। क्योंकि ये 60 तो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बट 90 माइनस 60 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इसे मैं बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। इज इट ओके बच्चों, क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट इसमें जब हमें पढ़ना है तो एक पॉइंट आया, द पॉइंट नेम इज इनर्शिया। क्या बोला मैंने, इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है, ये चेंज को बेसिकली, अगर मैं आपसे बात करूं, ये चेंज को क्या करता है बेटा, अपोज करता है। क्या करता है बेटा, चेंज को अपोज करता है। कि मेरे पास तीन स्टेट्स हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जो इनर्शिया है इट हैज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। जैसे आप देखें कोई भी चेंज आप मार्केट में करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में उसमें बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आती हैं। क्यों, क्योंकि लोग रेजिस्ट करते हैं, उस चेंज को रोकते हैं, उस चेंज को होने से। ठीक है, तो इसको बेसिकली फिजिक्स की टर्म में क्या बोला जाता है, इनर्शिया। इनर्शिया वो होता है जो चेंज को क्या करता है बेटा, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। जैसे कोई बॉडी अपने आप से मोशन में नहीं आ जाएगी, कोई बॉडी अपने आप से रेस्ट पे नहीं आ जाएगी, और बाय देयर ओन कोई बॉडी खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि देयर इज अ प्रॉपर्टी नेम्ड एज इनर्शिया, जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने से क्या करता है, उसे अपोज करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इनर्शिया कहते हैं। इन लॉज ऑफ मोशन, इन लॉज ऑफ मोशन इनर्शिया जो है वो किससे रिजेंबल करता है, मास से। लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया किससे रिजेंबल करता है, मास से। अ बॉडी हैज मोर मास, ठीक है, इसमें क्या है, अ बॉडी हैविंग मोर मास मींस मोर इनर्शिया। यानी एक बॉडी लाइट है और एक बॉडी हैवी है। मैंने बोला कि यश का जो मास है दैट इज 60 kg,
और मेरा जो मास है दैट इज 80 kg। तो मैंने बोला किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, यानी मुझे अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने में ज्यादा डिफिकल्टी हो, क्योंकि मेरा इनर्शिया ज्यादा है तो वो चेंज क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे हमने देखा बेटा, आप कभी कोई कारपेट वगैरह अपने घर में देखते हैं, हमारे डोरमैट वगैरह होते हैं, घर के बाहर हम डोरमैट रखते हैं। डोरमैट को आप जब साफ करते हैं तो क्या करते हैं, डोरमैट पकड़ते हैं और उससे स्टिक से उसे बीट करते हैं, मारते हैं। तो आप क्या देखते हैं, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल क्या हो जाता है, वहीं सेटल्ड हो जाता है और कुछ उड़ जाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे। हम रोज तो साफ करते नहीं, टेक्स टाइम टू क्लीन। तो उसमें क्या होता है, वो डस्ट पार्टिकल स्टोर्ड है बेटा। अब वो डस्ट पार्टिकल स्टोर्ड हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसे स्टिक से मारते हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या कोशिश करते हैं कि मोशन में नहीं आए, दे ट्राई टू सेटल डाउन। और जो उसके इम्पैक्ट को ओवरकम कर जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लाई ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया हमारे पास क्या है, ये बात हमें क्लियर है। इनर्शिया क्या है बेटा, जो चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। ये कितने टाइप का होता है, इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप का। फर्स्ट कौन सा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड इज inertia of motion, and third one is inertia of direction. Is it okay? ये 3 टाइप का इनर्शिया पढ़ना है। इन लॉज ऑफ मोशन इन लॉज ऑफ मोशन इनर्शिया क्या होता है बेटा, मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर मास, यानी जिसका मास ज्यादा, यानी क्या याद रखना है, इन LOM, लॉज ऑफ मोशन। अब LOM लिख दूंगा मैं, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, हैवी बॉडी हैविंग मोर inertia देन लाइटर बॉडी, देन लाइटर बॉडी। इज इट ओके बच्चों? ये बात याद रहेगी कि इनर्शिया हमारे पास कितने टाइप का है, 3 टाइप का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है बेटा, अब इनर्शिया पढ़ लिया हमने, हमने ये चीजें पढ़ी, दैट मीन्स मुझे ये पता चला कि एक बॉडी जो है हैवी है या बॉडी लाइट है, उनके लिए रिलेशंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अब इसे पढ़ने के लिए हमने कुछ चीजें पढ़ी, जैसे इनर्शिया पढ़ा, तो उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा। क्या था बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या था बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, 9th में हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या कहता था, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। और वो जो मोशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अलोंग दी स्ट्रेट लाइन। कहते हैं एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अलोंग दी स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनटिल अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, लॉ ऑफ
इनर्शिया बोलता हूँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा बात? अब उसके बाद हम सेकंड टॉपिक में एंटर करने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है। सेकंड लॉ पढ़ने से पहले लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ना है बेटा? लीनियर मोमेंटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो पी का फॉर्मूला क्या आया बेटा? mv। ठीक है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या हुआ? केजी मीटर सेकंड माइनस वन। ठीक है, क्वांटिटी ये क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है? mlt-1। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। डन बेटा, समझ आया यहां तक? यश पूछना है कुछ इसमें? मनीषा कुछ पूछना है? क्लियर है यहां तक? अब आया न्यूटन्स का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी को क्या बोलते हैं? रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे हम फर्स्ट लॉ भी बना सकते हैं और इससे हम, क्योंकि फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कंटेन्ड इन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ इज ऑल्सो कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। यानी फर्स्ट लॉ भी सेकंड लॉ के अंदर कंटेन्ड होता है और थर्ड लॉ भी इसके अंदर कंटेन्ड होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। कहीं पे आपको ये बोल दे स्टेट रियल लॉ ऑफ मोशन, तो बच्चा कहता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। फर्स्ट सेकंड तो पढ़ा था, थर्ड तो पढ़ा था, रियल लॉ ऑफ मोशन ये क्या था? तो सेकंड लॉ को ही कहीं कहीं पे आप क्या बोल देते हैं? रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या कहता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इज इट ओके? ये कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ था? एफ इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ में आपने क्या पढ़ा? एफ इज इक्वल टू एम ए। बट वो कैसे आया वो हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी का सर हटाया और के लगा दिया कांस्टेंट, एंड दिस इज डीपी बाय dt। के की वैल्यू वन ली फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहां से ये क्या आ गया बेटा? एफ इज इक्वल टू डीपी बाय dt। अब हमें पता है p की वैल्यू क्या हो गई बेटा? mb। ये अभी हमने पढ़ा, पुट कर दिया ऊपर वैल्यू के अंदर। एफ इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? डी बाई डी टी एज इट इज। पी की जगह क्या लिख दिया बेटा? एम बी। मास कांस्टेंट है बाहर, ये आ गया डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी मेरा क्या बन जाता है? एक्सेलरेशन, एंड दिस इज एफ इज इक्वल टू एम एम। ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी एक्सपीरियंस करती है किसी चेंज के लिए। ठीक है, जैसे ही आप किसी बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो चेंज एक्सपीरियंस करेगा। मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि रेस्ट बॉडी क्या आ जाए? मोशन में आ जाए, और मोशन बॉडी क्या हो जाए? रेस्ट में आ जाए। इज इट ओके बच्चों? फटाफट से राइट डाउन करो। हाँ पूछ लेते हैं यार, कभी कुछ नहीं पता होता, इसलिए इसे वेक्टर फॉर्म में करा दिया मैंने।
डन बच्चों, क्लियर। अब यहां से एक बात समझना, अपने पास एक कॉन्सेप्ट आया F इज इक्वल्स टू एम ए, ये आ गया पहले। F इज इक्वल्स टू एम ए, ये लिख सकते हैं बेटा। F को F रहने दिया मैंने, M को M रहने दिया, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, V माइनस यू बाई टी लिख सकता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं बेटा मैं, एम वी माइनस एम यू विच इज इक्वल्स टू डेल्टा पी विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। ये क्या होगा पूर्णिमा, फाइनल मोमेंटम, एंड दिस इज इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया बेटा मेरा, चेंज इन मोमेंटम, यानी एफ इंटू टी, इसको क्या नाम दे दिया जाता है, दिस इज नोन एज इम्पल्स। क्या बोला जाता है, इम्पल्स। एक शॉर्ट टाइम फोर्स, एक इफेक्ट जो बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है, जो किसके इक्वल होता है, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इज अ इफेक्ट जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। व्हेन यू आर स्लैपिंग समवन, हिटिंग अ बॉल विद अ बैट, तो उसमें कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होता है, इम्पल्सिव। कहते हैं ना ये बहुत इम्पल्सिव है नेचर में, दैट मीन्स ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। इसका रिएक्शन टाइम क्या है, बहुत कम है, बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है, तो इस तरह से उससे बोला जाता है। ठीक है, जरा फटाफट से राइट डाउन करें, फिर अगली चीज बताता हूं मैं इसमें। इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली ना, इस टॉपिक पे बेसिकली अपने पास क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का पार्ट ज्यादा पूछा जाता है। अब जैसे क्या होता है, आप किसी हाइट से जंप करते हैं, आप क्या करते हैं, किसी हाइट से जंप करते हैं, तो आपको चोट नहीं लगती। हाँ, कभी आप किसी हाइट से जंप कर रहे हैं, तो आप देखते हैं बेयर फुटेड है, आप किसी हाइट से बेयर फुटेड जंप कर रहे हैं, आपको चोट लगती है। आपने शूज डाले, स्पोर्ट्स शूज डाले, आपने लेदर शूज डाले, किसमें कम चोट लगेगी आपको, स्पोर्ट्स शूज में, बेयर फुटेड में लगेगी चोट, लेदर वाले में भी लगेगी, बट स्पोर्ट्स शूज में उसके कंपेरेटिवली क्या होगी, थोड़ी सी कम फोर्स लगेगी, चोट कम लगेगी। रीजन क्या होता है, कीपिंग इम्पल्स कांस्टेंट, कीपिंग इम्पल्स कांस्टेंट, एफ और टी के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। कीपिंग इम्पल्स कांस्टेंट, एफ और टी के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। अगर ये कांस्टेंट है तो एफ और टी को कांस्टेंट, अगर एफ बढ़ाएंगे तो टी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, या टी को इंक्रीज करेंगे तो एफ को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, क्योंकि टाइम को तो डिक्रीज किया नहीं जा सकता। तो हम क्या मानते हैं, टाइम को अगर जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना फोर्स क्या इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, और जितना टाइम सडन होगा उतना फोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट इज द रीजन कि आपने देखा कोई प्लेयर कैच कर रहा होता है, क्रिकेट प्लेयर कैच कर रहा होता है, 9th में क्वेश्चन पूछा जाता था, कोई क्रिकेट प्लेयर कैच कर रहा है तो अपने हैंड्स को पीछे लेके जाता है, लोअर इट्स हैंड बैकवर्ड। रीजन क्या होता है, टाइम क्या होगा इससे बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और इम्पैक्ट उसका क्या होगा, इम्पल्स का थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें इंजरी के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसे ही आपने देखा आर्टिकल्स लाइक चाइना वेयर आइटम्स या कोई एंटीक आइटम्स, वो बॉक्स में आते हैं, उसमें बबल पैकिंग होती है। अब तो चलो बबल पैकिंग वगैरह आ गई, पहले तो ये नहीं होता था, तो आप देखते थे उसमें क्या होते थे, स्ट्रॉज वगैरह या अखबार वगैरह या कागज वगैरह रख देते थे। तो रीजन क्या होता था कि उसका ग्राउंड से कॉन्टैक्ट, जो उसका बॉक्स जिसमें वो आ रहा है उससे कांटेक्ट जितना कम होगा, यानी उस कांटेक्ट का टाइमिंग जितना ज्यादा होगा, उस पर लगने वाला इम्पैक्ट फोर्स उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दैट इज वाई हम उसमें क्या करते थे, साइड्स में थर्माकोल या स्ट्रॉज या कुछ भी हम उसमें रख देते थे टू प्रोटेक्ट, ताकि उसे बचाया जा सके, सेव किया जा सके। ठीक है, ऐसे ही आप अगर जंप करते हैं जमीन पे और एक जगह कुशंस लगे हुए हैं, तो कुशन वाले में चोट कम लगेगी। रीजन क्या होता है, कुशन वाले में जब आप वो करेंगे तो वो प्रेस होगा, तो ग्राउंड कांटेक्ट का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
और उसका इम्पैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप जमीन पे जंप कर रहे हो तो सीधा आप कॉन्टैक्ट में आ गए, तो टाइम जितना कम होगा फोर्स का इम्पैक्ट उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंजर्वेशन के ऊपर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वो अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट्स में आपके पास है। अगला टॉपिक लिखे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोला बेटा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या कहा इसने, एफ इज इक्वल्स टू डीपी बाय dt, इज इट ओके। तो dp की वैल्यू क्या आ गई बेटा, दिस इज एफ डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। dp मोमेंटम क्या डाल दिया, p1 से p2 की लिमिट, इनिशियल से फाइनल। एफ डी टी लिमिट क्या डाल दी, 0 से t, टाइम की लिमिट क्या हो गई, 0 से t। dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, p, और लिमिट क्या आई, p1 से p2। फोर्स था, इसको कहीं कहीं पे एवरेज लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये फोर्स एवरेज क्यों लिया जाता है, 0 से t टाइम के अंदर थोड़े से फोर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो इसलिए हम उसका क्या ले लेते हैं, एवरेज फोर्स ले लेते हैं। न्यूमेरिकल में एवरेज निकालना नहीं है, बस ये रिप्रेजेंटेशन के लिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड दिस इज एफ एवरेज इनटू टी। तो एफ एवरेज इनटू टी को ही मैं क्या कह देता हूँ, इम्पल्स। और ये मेरा P2 माइनस P1 क्या हो गया, डेल्टा P, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंड इसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, फटाफट से राइट डाउन करें। समझ आया यहाँ तक, कोई डाउट है बताओ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक जो अपने पास आया, हो गया राइट डाउन, चलूं आगे। अगला टॉपिक आया लिफ्ट एंड एलिवेटर प्रॉब्लम। इस पे ना न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, या इसे करने से पहले ना पहले मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा टॉपिक। चलिए यही करता हूँ, पहले यही बताता हूँ, लिफ्ट एंड एलिवेटर प्रॉब्लम्स। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हमारे घर में लिफ्ट हमने देखी हुई है, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, या हॉस्पिटल्स में, कहीं पे मॉल में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, लिफ्ट होती है अपने पास। लिफ्ट में आपने देखा एक वेट का सिंबल होता है, उसमें वेइंग मशीन लिखी होती है, जिससे हमें पता चलता है ना ओवरवेट हो गया, ओवरलोडेड हो गई। ओवरलोडेड हो गई तो हमें क्या बोला जाता है, अब नंबर ऑफ पर्सन क्या कर दो, कम कर दो। रीजन क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो रोप टूट सकती है और लिफ्ट क्या हो जाएगी, नीचे गिरेगी। और नीचे गिरेगी तो हमें चोट लग सकती है, क्योंकि जब वो गिरेगी तो फ्री फॉलिंग गिरेगी, और उस टाइम पे हमारा कंट्रोल उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हम कभी भी किसी लिफ्ट में जाते हैं, कुछ केस हैं इसमें। पहला केस कहता है लिफ्ट इज मूविंग अप विथ सम एक्सेलरेशन, या लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी लिफ्ट आपका क्या जा रहा है बेटा,
अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन के साथ। तो पहले तो मैं अगर आपसे ये बोलूं, मान लीजिए ये मेरा लिफ्ट है, पहले तो मैं क्या करूंगा, लिफ्ट के अंदर एंटर करूंगा, तो एक बॉडी वेट लग रहा होगा मेरा mg। लिफ्ट के अंदर जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो क्या लिफ्ट अपने आप चलने लग जाएगी? नहीं, लेकिन मेरा फ्लोर पे जो वेट आएगा वो mg एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इन रिटर्न अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स। ऐसा क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये बात हमने पढ़ी हुई थी न्यूटन लॉ में, हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही बॉडी वेट रखा, तो बॉडी वेट रखा तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअल वेट। क्या बोलते हैं इसे? एक्चुअल वेट। इसको मैंने क्या बोला बेटा? एक्चुअल वेट। दिस इज एक्चुअल वेट एंड दिस वन इज apparent वेट या apparent वेट, कुछ भी बोल सकते हैं। हमारी बॉडी का जो एक्चुअल वेट होता है वो चेंज नहीं होता। कौन चेंज होता है? apparent वेट विल चेंज। ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। इट विल बी इंक्रीजेस, इट विल बी डिक्रीजेस, और इट विल बी जीरो ऑल्सो। ये बात याद रहेगी बेटा। तो अब मैंने क्या बोला? लिफ्ट इज मूविंग अप। उससे पहले तो क्या था? mg किसके इक्वल होता? r के जितना एक्शन लगा उसका उतना ही रिएक्शन लगा। बट मैंने लिफ्ट को एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में दी? अपवर्ड डायरेक्शन में। लिफ्ट का कुछ मास है, उस मास पे जब एक्सेलरेशन लगेगा तो एक फोर्स बनेगा, दैट इज F इज इक्वल्स टू ma। तो अब ये फोर्स कैसा हो जाएगा? बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? जैसे ही मैंने एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में दी तो अब ये क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा, यानी इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आएगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालें? अपवर्ड जा रहे हैं तो R माइनस mg इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या होता है? ma। इस मास पे ही एक्सेलरेशन लगा के एक फोर्स लगा रहा है ma। जैसे मान लो मैंने बोला ये 50 न्यूटन था, ये 50 न्यूटन और 20 न्यूटन आपने और लगा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स अपवर्ड में कितना हो गया? 70, और नीचे कितना था? 50। तो 70 माइनस 50 इज 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन इज द एक्सटर्नल फोर्स जिसके कारण ये क्या रहा होगा? लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा। तो R माइनस mg इज इक्वल टू ma। दिस ma इज द एक्सटर्नल फोर्स जिसके कारण मेरा लिफ्ट क्या हो रहा होगा बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो मुझे तो R की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसे क्या लिखूं? mg प्लस ma। m कॉमन ले लिया एंड दिस इज g प्लस a। R की वैल्यू क्या आ गई बेटा? mg प्लस a। यानी मुझे क्या पता चला कि मेरा अपेरेंट वेट पहले से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप विद सम एक्सेलरेशन। यानी वेइंग स्केल पे जो मेरा वेट है वो पहले से क्या दिखा रहा होगा? ज्यादा दिखा रहा होगा, जबकि मेरा वेट उतना नहीं है। मेरा वेट उतना नहीं है, बट मेरा वेट पहले से क्या दिखा रहा होगा? ज्यादा दिखा रहा होगा। रीजन कि उसका अपेरेंट वेट विल चेंज, एक्चुअल वेट चेंज नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। फटाफट से राइट डाउन करो, राइट डाउन कर, फिर एक बार मैं समझा। डन बच्चों, राइट डाउन कर लिया ये? समझो जरा, मैंने आपसे पूछा, मान लो एक लिफ्ट है, उसमें आपका एक्चुअल वेट था 50 न्यूटन, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स के साथ लग के हो रहा है 17 न्यूटन। तो आप इक्वेशन कैसे बताओगे मुझे? कितने फोर्स से मैं ऊपर जा रहा हूँ? तो आप बोलोगे ना 17 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। 20 न्यूटन इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स जिसके कारण ऊपर जा रहा है। अगर नीचे मैं क्या कर दूं, उस बॉडी का मास बढ़ा दूं तो उसका mg बढ़ जाएगा। या मैं बोलूं कुछ ऐसी फोर्स लगा दूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, यानी लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी। तो यहां से वही बात उसने बोली कि पहले केस में हमें क्या बोला? लिफ्ट इज मूविंग अप विथ सम एक्सेलरेशन।
ठीक है, तो आपने याद रखना है, टेक इट स्टेप बाय स्टेप। पहले ही जाते ही लिफ्ट चलने लग जाएगी। पहले हमने क्या लिया, अपना एक लिफ्ट अज्यूम किया। जैसे ही लिफ्ट में हमने एंटर किया, बॉडी का वेट लगा फ्लोर पे। इन रिटर्न फ्लोर ने मुझे रिएक्शन दिया जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। बट मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन वैल्यू बढ़ गई, आर माइनस एम जी क्या देगा मुझे, एक्सटर्नल फोर्स, जिसके कारण वो लिफ्ट ऊपर जा रही होगी। तो आर क्या हो गया रिधिमा, दैट इज एम जी प्लस एम ए। तो आपने m कॉमन लिया एंड दैट इज g प्लस ए इज इक्वल टू आर। जो क्या बता रहा है, mg में ma ऐड हो रहा है, तो मेरा अपेरेंट वेट पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इज इट ओके? अगला केस लिखें, केस 2। लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ सम एक्सेलरेशन। केस 2 इज मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ सम एक्सेलरेशन। Lift is moving down with some acceleration. तो सबसे पहले ड्रॉ दी लिफ्ट। पहले क्या होगा, एक्चुअल वेट mg, रिएक्शन फोर्स r। अब एक्सेलरेशन कहां लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, mg या r? mg। तो हम क्या इक्वेशन बना दें, mg माइनस r इज इक्वल्स टू ma। r उधर, ये इधर, r इज इक्वल्स टू क्या आ गया, mg माइनस ma। m कॉमन आ गया एंड दैट इज g माइनस a। तो ये क्या बता रहा है, मेरा r का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा व्हेन वी आर मूविंग डाउन विथ सम एक्सेलरेशन। तो इसमें रिस्क हो गया कि हमारा पेरेंट वेट वेइंग स्केल में क्या दिखा रहा होगा, वेट कम दिखा रहा होगा, बट एक्चुअल में वेट ज्यादा है। तो हम ओवरवेट को बता ही नहीं पाएंगे, तो ये हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। अपवर्ड में और डाउनवर्ड में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है वेइंग स्केल पे। तो ये कहीं ना कहीं एक रूट कॉज है जिसके कारण हमें परेशानी होगी और इसे ओवरकम करना है। ठीक है, क्लियर है ये सेकंड केस, समझ आया ये थर्ड सेकंड केस, कोई डाउट तो नहीं है? ये क्या आया अपने पास, केस नंबर 2। लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ सम एक्सेलरेशन। डन। थर्ड केस लिखें, केस नंबर 3। लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन। केस 3, लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अप और डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ भी कह सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी या कहीं पे यूनिफॉर्म स्पीड बोल देंगे, कंफ्यूज मत होना। अप और डाउन, लेकिन किसके साथ, mg और मान लीजिए r। लिफ्ट कैसे जा रहा है, अप जा रहा है, बट वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। बट वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, और r इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, mg। यानी मेरा एक्चुअल वेट और मेरा अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी वेइंग स्केल वही दिखा रहा होगा जो एक्चुअल में मेरा वेट है। ठीक है, और डाउन के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, वो तो मैंने अप के लिए बना दिया। डाउन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। तो एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर। या मैं यहां से ना ही करूं ऐसे, भाई कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो यही वैल्यू पुट कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ मुझे पता है मेरा एक्सेलरेशन अगेन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एम जी किसके इक्वल हो गया बेटा, आर के। एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आर, यानी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। यानी इस केस में भी मेरा एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि मेरी लिफ्ट की जो स्पीड होती है वो कैसी रखी जाती है, कांस्टेंट स्पीड से, ताकि वो अप जा रहा हो या डाउन जा रहा हो
उसमें वही एक्चुअल वेट दिखे जो एक्चुअल में है, सो दैट एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हम उस काम को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इज इट ओके बेटा? क्लियर है? केस 3 समझ आया? केस 4, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। केस 4, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। केस 4, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, यानी आप ऊपर जा रहे हैं और लिफ्ट क्या हो गई, लिफ्ट की जो रोप थी वो टूट गई, रस्सी टूट गई, तो वो क्या होगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा। आप कुछ कर सकते हैं उसमें? तो डाउनवर्ड की इक्वेशन क्या थी बेटा, एम जी माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी जैसे लिफ्ट टूटेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, तो ये क्या आ जाएगा, एम जी माइनस जी, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। यानी मैं इसे क्या बोलूं, मेरा अपेरेंट वेट क्या हो गया, 0, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। ये केस कब हुआ, व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, समझ आया? क्लियर है क्वेश्चन? अब आपके पास एक क्वेश्चन और आता है, कहता है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। टॉपिक का नाम लिखें, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। जैसे अभी तक हमने रिएक्शन फोर्स को क्या करते थे, आर से रिप्रेजेंट करते थे, कहीं कहीं पे एन से रिप्रेजेंट करते थे। जब भी ये रिएक्शन फोर्स किसी थ्रेड, किसी वायर, किसी स्ट्रिंग के अंदर हो जाता है तो उस रिएक्शन फोर्स को हम टेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेंशन से। तो हॉर्स एंड कार्ट में मान लीजिए मेरे पास एक कार्ट है, ये ग्राउंड था, ये किसी रस्सी से बंधा हुआ था हॉर्स। अब मैं हॉर्स बनाने लगूंगा तो कल तक हो जाएगा, हॉर्स नहीं बनेगा। तो आप ये पॉइंट को समझ के चलिए कि दिस इज द हॉर्स। ठीक है, ये चलेगा तो क्या करेगा, एक एक्शन लगाएगा ग्राउंड पे। चलने के लिए क्या करेगा, ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा ना, हम भी चलते हैं तो क्या करते हैं, एक एंगल पे स्लांट होके एक फोर्स लगाते हैं। जितना एक्शन लगाएंगे इन रिटर्न क्या मान के चलेंगे, उतना रिएक्शन मिलेगा हमें। अब ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा। और ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज आर साइन थीटा। ये क्या हो गया मेरा बॉडी वेट, इस हॉर्स का बॉडी वेट जो कौन बैलेंस कर रहा होगा, आर साइन थीटा। और ये क्या है, आर कॉस थीटा इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब ये चल रहा होगा तो ये क्या हो रहा होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा होगा जो इसे रोक रहा होगा। तो अगर इस कार्ड को मूव करना है तो क्या कंडीशन होगी, ये जो आर कॉस थीटा है, यानी मैं एच बोलूं एफ से बड़ा होगा, तब मेरा कार्ड क्या होगा, आगे मूव करेगा। ऐसे कैसे पता चला इक्वेशन से कि वो मूव करेगा या नहीं करेगा, जरूरी थोड़ा ना वो कार्ड मूव ही करेगा। तो क्या होता है, हॉर्स जब आगे एक्शन लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये किसको खींचेगा, इस डायरेक्शन में, इन रिटर्न ये इसको अपोज करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या होगा, आर कॉस थीटा इस टी से बड़ा होगा तो इसे आगे जाने देगा, और टी अगर इस फ्रिक्शन से बड़ा होगा तो इसे आगे जाने देगा। यानी मैं अगर आपसे कंडीशन बोलूं, इस बात को समझना जरा, हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये थ्रेड है, ठीक है, मैंने इससे कुछ बांध दिया, तो मैं अगर इसको खींच रहा हूं तो इस पे भी तो कोई फोर्स का इंपैक्ट आएगा। तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि इस पे मैंने कोई फोर्स लगाया, हॉर्स ने आगे खींचा, किसको खींचा, इसको, तो ये थ्रेड होगी इस डायरेक्शन में खींचेगी।
इन रिटर्न ड्यू टू इनर्शिया अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी और एक फोर्स लगाएगी किस डायरेक्शन में, इन रिटर्न डायरेक्शन, ताकि इसको वो क्या कर सके, ओवरकम कर सके। अब मेरी कंडीशन क्या है, अगर ये मूव कर रहा है तो ये एच कॉस थीटा, यानी एच बड़ा होगा इस टी से तभी इसको आगे जाने दे रहा होगा, तो मैं ये बोलूंगा एच माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम ए। और यहाँ पे ये टी बड़ा होगा इस फ्रिक्शन से तभी से आगे जाने दे रहा होगा, टी माइनस एफ इज इक्वल टू, मान लीजिए काट का मास मैंने स्मॉल एम दे दिया। ये दो इक्वेशंस बनी। अब आपने क्या कर दिया, 1 + 2, 1 को 2 से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, सेम था। तो एच माइनस एफ इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एम ए बड़े वाला और एम ए स्मॉल वाला, तो ए तो सेम है दोनों में, ये हो गया एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू एच माइनस एफ। ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एच माइनस एफ अपॉन में एम प्लस स्मॉल। यानी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो तभी पॉसिबल है जब एच बड़ा होगा किससे, एफ से। तो अगर एच एफ से बड़ा होगा तो मेरा कार्ट क्या होगा, आगे मूव करेगा। अगर एच बड़ा नहीं होगा कार्ट से तो वो मूव नहीं करेगा। इज इट ओके बेटा, समझ आई। इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। फटाफट से राइट डाउन करें। सर एक बार ये फिर से समझा दो। क्या बेटा, कौन सा पॉइंट बता। सर डायग्राम से समझ नहीं आया। एक बार डायग्राम बना कर ले, मैं फिर से समझाता हूँ। ये सारी बातें अच्छे से कवर करके रखनी है जो जो बताई गई हैं, ठीक है, गड़बड़ मत करना कुछ भी। सर बना ली। डन बच्चों। बनाओ, समझो जरा इसको एक बार फिर से। मैंने बोला वी हैव अ ग्राउंड, एक ग्राउंड है, इस पे एक बैलगाड़ी या हॉर्स एंड कार्ट कुछ भी ले सकते हैं, कार्ट है ये जिसका मास है कुछ, ठीक है बेटा। इसको आपने किसी थ्रेड से बांधा और ये हॉर्स है, यहां तक क्लियर है जब नाम। अब ये चल रहा है तो ग्राउंड पे कोई फोर्स लगाएगा, इन रिटर्न एक रिएक्शन फोर्स मिलेगी। इज इट ओके बेटा। यस सर। अब ये हॉर्स का एक बॉडी वेट लग रहा होगा किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज डब्ल्यू। ये एंगल क्या है, थीटा, तो दिस इज आर कॉस थीटा एंड दिस वन इज आर साइन थीटा। इज इट ओके। यस सर। ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वर्टिकल डायरेक्शन। तो मेरा वर्टिकल डायरेक्शन जो है, वर्टिकल डायरेक्शन में तब मेरा आर साइन थीटा किसको बैलेंस कर देगा, इस डब्ल्यू को, इस बॉडी वेट को, ठीक है। और अगर इस कार्ट को आगे मूव करना है तो मान लीजिए देयर इज अ फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू फ्रिक्शन जो इसे रोक रहा होगा। तो अगर ये कार्ट आगे मूव करना चाहता है तो हॉर्स इसको खींचेगा किस तरफ, इस डायरेक्शन में। इन रिटर्न ये इसको खींचेगा किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये पेयर में लगेगा ना, एक्शन रिएक्शन पेयर, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये आराम से खड़ा हुआ था, इस हॉर्स ने इसे छेड़ा इस डायरेक्शन में, इन रिटर्न इसने इसको छेड़ा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने क्या माना कि एच बड़ा होगा टी से तभी इसको आगे जाने देगा। इफ एच इज ग्रेटर देन टी तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए, दैट इज मास ऑफ फोर्स, ठीक है। ये मास किसका, कैपिटल एम ले लिया और इसका मास मैंने स्मॉल एम ले लिया। अब ये टी बड़ा होगा इस एफ से तभी इसको आगे जाने दे रहा होगा, क्योंकि अगर इक्वल होते तो आगे नहीं जाता ना, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर दिया मैंने, 1 + 2, टेंशन से टेंशन कैंसिल, यानी क्या आ गया, एच माइनस एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। ए की वैल्यू क्या आ गई, एच माइनस एफ
m प्लस स्मॉल m। यानी अगर h बड़ा होगा, इफ h इज ग्रेटर देन f, तो उसका मतलब क्या होगा, अगर h f से बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने का मतलब मेरा कार्ड क्या हो रहा होगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। इज इट ओके? तो यहां तक आप लोगों ने आज कवर करके रखना है। ये लेक्चर 1 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में दूसरा लेक्चर स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है? चलिए। अब एक बार ये बता दो इक्वेशंस कैसे बनाई आपने, h माइनस टी टी एफ माइनस एफ। ये कुछ नहीं किया मैंने, ये बोला कि ये h इस टेंशन से बड़ा होगा तभी तो उसको आगे जाने दे रहा होगा। यस। अगर इक्वल होता तो मूव ही नहीं कर पाता, और ये टेंशन यानी ये एक तरह की फोर्स इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर रही होगी तभी तो ये आगे जा रही होगी। यस सर। बस वही इक्वेशन बनाई मैंने। एच माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, अनबैलेंस्ड फोर्स है ना। नेट फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा, जो कि एम ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। इसकी प्लेलिस्ट भी आ जाएगी अभी पहले लेक्चर की, तो नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना इसको, फिर आगे और अच्छे से समझ आएगा ये चैप्टर।